नमस्कार, आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम द हिंदू समाचार पत्र में 2 मार्च 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभदायक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न हैं, हम लोगों ने उसके उत्तर की संरचना को भी इस सत्र में शामिल किया है। सत्र को अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि इस सत्र में हम किन किन विषयों को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले मैं 1 मार्च 2021 को जो प्रश्न पूछे गए थे आपसे उनके उत्तर बताऊंगा। इसके पश्चात ईरान के साथ परमाणु समझौता, पश्चिम एशिया में शांति की कुंजी, इसके सभी पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिर पाकिस्तान और एफएटीएफ की काली सूची के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अभी हाल ही में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को एफएटीएफ की काली सूची में शामिल नहीं किया गया है, अभी भी ये ग्रे लिस्ट में ही है। आगे बढ़ते हैं। लोन राहत की बारिश और राज्यों का राजकोषीय सूखा। हालिया दिनों में कई सारे राज्यों में चुनावों की घोषणा की गई है और इसी संदर्भ में यह आलेख लिखा गया है। इसका विश्लेषण करेंगे हम लोग। हमारे परीक्षा के लिए कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। इसके अतिरिक्त चीन का साइबर हमला, अरावली, इजरायल और ईरान, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, इनको भी हम देखेंगे। अंत में हम लोग प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न और मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, इनको हम देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कल, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है और विश्व में जैव विविधता के 8 हॉट स्पॉटों में से एक है। हिमालय पश्चिमी घाट से पुराना है। और अंतिम कथन है, अनेमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। स्टूडेंट्स, आपको इसमें सही विकल्प चुनने हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर केवल 1 और 3 सही हैं, दूसरा गलत है, क्योंकि जो हिमालय है वो पश्चिमी घाट से पुराना नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। जो पश्चिमी घाट है ये हिमालय से अधिक पुराना है। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि जो पश्चिमी घाट के हमारे हिस्से हैं ये एक हद तक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि विश्व के सबसे प्राचीनतम भागों में से एक है। और जो हिमालय पर्वत है टेथिस सागर के निक्षेपों से बना है। हिमालय दुनिया के सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई अभी भी वर्तमान में बढ़ रही है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। TEQIP परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है या है। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त भारत सरकार की एक परियोजना है। निश्चित रूप से सत्य है, कल बात हुई थी। परियोजना का लक्ष्य तकनीकी शिक्षा में छात्राओं के कम नामांकन अनुपात में सुधार करना है। नहीं स्टूडेंट्स, इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां पर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, खासतौर पर तकनीकी शिक्षा के स्तर को। इस संदर्भ में इसको लाया गया था, तो इसका विकल्प केवल 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लगून है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पंछियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था। तीनों ही कथन सही हैं स्टूडेंट्स। कल मैंने इनकी चर्चा भी की थी आप लोगों से, उनको देखिएगा कल के सत्र को आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेजोनिया 1 उपग्रह को ब्राजील और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। निश्चित रूप से गलत है ये, क्योंकि इसे केवल ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का इसमें इसके विकास में कोई योगदान नहीं है। हाँ, भारत ने इसको कक्षा में जरूर स्थापित किया है। इसका उपयोग ब्राजील और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में वास्तविक समय स्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह भी गलत है, क्योंकि इसका उपयोग जो अमेजन के जो जंगल हैं उनकी स्थिति को जानने में किया जाएगा। हालिया दिनों में वहां पर आग लगने की घटनाएं घटी हैं, जो वहां पर अवैध गतिविधियां हैं, पेड़ों को काटने की, खनन की, इन सबको मॉनिटर करने में इस उपग्रह का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों ही यहां पर गलत हो जाते हैं। स्टूडेंट्स,
अंत में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हमारे सामने, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बैंकों के पास मांग जमाएं। 2, बैंकों के पास सावधिक जमाएं। 3, बैंकों के पास बचत जमाएं। 4, मुद्रा। तरलता के घटते क्रम में इन परिसंपत्तियों का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले आप ये समझिएगा तरलता का मतलब क्या है, कि जिसका आप तुरंत प्रयोग कर पाए बाजार के अंदर में। तो निश्चित रूप से इनमें मुद्रा की तरलता सबसे अधिक होगी। मुद्रा को आप सीधे तौर पर बाजार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहां पर घटते क्रम में लिखना है, सबसे अधिक से सबसे कम की ओर चलना है आपको। तो यहां पर 4 हो जाएगा। अब यहां पर भी 4 था वैसे तो। अगर हम लोग सबसे कम की बात करते हैं तो बैंकों के पास जो सावधिक जमाएं होती हैं उनको जो है लिक्विडेट करने में, उनको तरलता में बदलने में थोड़ा समय लग जाता है। तो निश्चित रूप से बैंकों के पास सावधिक जमाएं जो है, अगर इस क्रम को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे कम तरल रहेंगी। तो ये जो क्रम है 4 1 3 2, 4 सबसे अधिक 2 सबसे कम, इसके आधार पर डी हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पहला समाचार है इसको पेज नंबर 6 से लिया गया है, जिसका संबंध GS2 इसके खंड IR इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में है, और इसको हम पूर्ण रूप से आज यहां पर इसका अवलोकन करेंगे। तो लेखक कहते हैं द वाइटल बट डेलिकेट टास्क ऑफ रिवाइविंग द ईरान डील, टाइम इज रनिंग आउट फॉर द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रसेल्स टू टेक अ लीड रोल। अमेरिका की बात तो हर तरफ चल रही है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर लेखक ने ब्रुसेल्स की बात भी की है। अब ब्रुसेल्स का मतलब क्या हो गया? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स के अंदर में है, बेल्जियम की राजधानी में है। तो अब यहां पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों को जोड़ करके इस लेख को लिखा गया है लेखक के द्वारा। तो हम यहां पर भारत से जुड़े हुए जो हित हैं उनको भी हम लोग यहां पर विशेष रूप से देखेंगे। आइए आरंभ करते हैं। अमेरिका की नई सरकार के लिए ईरान के साथ परमाणु समझौते, जिसका प्रसिद्ध नाम है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये वैसे तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, ये नाम जो है मुख्य रूप से जो है बहुत पुराना मुद्दा हो गया, लेकिन जो वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहां पर काम का अभी भी रहता है ये। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। JCPOA किन दो देशों के बीच का है? तो ईरान और P5+1 के बीच का समझौता है ये। अब इस समझौते को पुनर्जीवित करना अत्यंत नाजुक तथा पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यहां पर ब्रसेल्स के लिए भी इस समय शांति के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है स्टूडेंट्स। इसके प्रमुख बिंदुओं पर जरा ध्यान देते हैं तो ईरान परमाणु समझौता JCPOA, या हिंदी में कहें तो संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना, मुख्य रूप से था क्या? दरअसल ईरान ने जब यह घोषित किया कि वह अपना परमाणु बम बनाएगा, यूरेनियम का संवर्धन करेगा जिसके माध्यम से परमाणु बम को बनाया जाता है, तो फिर 2015 में बराक ओबामा की उस समय सरकार हुआ करती थी अमेरिका के अंदर में, और P5+1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर में जो 5 स्थायी सदस्य हैं स्टूडेंट्स, ये उनकी बात है P5। और एक यहां पर कौन है? जर्मनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जर्मनी क्यों यहां पर, और अन्य कोई देश क्यों नहीं? दरअसल स्टूडेंट्स, ईरान के अंदर में जो परमाणु संयंत्र थे वहां पर तकनीकी रूप से जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उन इंजीनियर्स में एक बड़ी संख्या जर्मनी की थी। उपकरणों को मुहैया कराने में जर्मनी प्रमुख रोल यहां पर अदा कर रहा था। तो जर्मनी ने यहां पर ईरान और विश्व समुदाय के बीच में समझौता करवाया था। यहां पर हुआ क्या था? इस समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब अर्थव्यवस्था ही नहीं होगी तो फिर किस काम का परमाणु बम? समझौते के तहत ईरान को अपने शोध कार्यों के संचालन हेतु थोड़ी मात्रा में यूरेनियम को जमा करने की अनुमति दी गई। ध्यान रखेंगे इस शब्द को। परंतु उसके द्वारा यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके परमाणु बम बनाए जाते हैं। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ने के पहले
मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ईरान पश्चिम एशिया के अंदर में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्टूडेंट्स, भू राजनीतिक रूप से हम अगर देखते हैं तो ईरान का महत्व बहुत ज्यादा है। आप जरा मानचित्र पर देखिए, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, इनको जो है जोड़ रही होती है। अब यहां पर स्टूडेंट्स इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो रास्ता है ये दुनिया के सबसे प्रमुख ऊर्जा सुरक्षा के रास्तों से संबंधित है। दुनिया के अंदर में जो कच्चे तेल का कारोबार होता है उसका एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से निकल करके जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सऊदी अरब का क्षेत्र भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहरीन, कतर, यूएई के क्षेत्र भी हैं, ईरान का क्षेत्र तो है ही यहाँ पर। इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस है उसका आयात निर्यात भी जो है इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर होता है, तो उससे भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स आप भारत के संदर्भ में भी इस बात को याद रखिएगा विशेष रूप से। भारत ईरान के अंदर में चाबर बंदरगाह को विकसित कर रहा है, जिसके माध्यम से वो चीन के द्वारा पाकिस्तान में विकसित किए जाने वाले ग्वादर बंदरगाह को नियंत्रित करने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त भारत यहां पर एक काम और कर रहा है कि ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को समंदर तक पहुंच दिलाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इस रास्ते में कई रुकावटें हैं, लेकिन फिर भी भारत यहां पर प्रयास कर रहा है। तो इन सब मुद्दों को यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो अफगानिस्तान समुद्र तक पहुंच के लिए काफी हद तक पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है स्टूडेंट्स। तो यह सारा का सारा ईरान का भू राजनीतिक महत्व है। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक एक हमें वर्चस्व की जंग दिखाई पड़ती है शिया और सुन्नी के मुद्दों पर, वो तो यहाँ पर पहले ही कई बार चर्चा में आ चुकी हैं। तो हम लोग ध्यान रखते हैं इस बात को कि ईरान एक शिया बहुल देश है, भारत में भी शिया समुदाय की एक बड़ी आबादी है, तो निश्चित रूप से ईरान का एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी भारत के साथ में हो जाता है स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस मानचित्र के माध्यम से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है आपस में जोड़ता है। इसके अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है विश्व में रणनीतिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया तेल व्यापार का करीब 18% इसी रास्ते से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ईरान के साथ परमाणु समझौता तत्कालीन अमेरिकी सरकार के द्वारा 2003 से 2015 के बीच चली वार्ता का परिणाम था। यहां पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि 1979 के बाद से जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी, मैं आपको यहां बताऊंगा कि ईरान में एक व्यक्ति हुआ करते थे, इनका नाम था रजा पहलवी। और जिस समय रजा पहलवी का शासन था ईरान के अंदर में, ईरान भी यूरोपीय देशों की तरह दिखाई पड़ता था। ईरान के अंदर में धार्मिक प्रतिबंध नाम मात्र के थे, लेकिन 1979 में ईरान के अंदर में जब इस्लामी क्रांति हुई तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ईरान जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा की तरफ खिंचता हुआ चला गया। और अब यहां पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह समझौता ईरान के साथ संबंधों को सुधारने का एक बहुत बड़ा प्रयास था, जिसमें ओमान ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। 2018 में तत्कालीन ट्रंप सरकार के द्वारा एक तरफा तरीके से इस परमाणु समझौते को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से ईरान लगातार यह कहता रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। लेकिन इस बात को स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना कि ईरान जो ये चीजें कह रहा था वो एक प्रतिक्रिया के रूप में थी। ईरान का धैर्य इसलिए भी कम हुआ क्योंकि ट्रंप सरकार के द्वारा ईरान पर कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए थे। एक अनुमान के अनुसार ईरान के लगभग 1500 व्यक्तियों और संस्थाओं को अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ईरान से जुड़ा हुआ जो अन्य घटनाक्रम है, अगर हम उसको देखें तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक बड़े प्रसिद्ध यहाँ पर कमांडर थे कासिम सुलेमानी, अमेरिका द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी और इसकी वजह से ईरान में राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। महामारी की वजह से भी ईरान की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आई। इसके अतिरिक्त ईरान में एक क्षेत्र है नतांज, यहाँ पर परमाणु सुविधा संयंत्र में एक धमाका हुआ। इसके साथ ही ईरान के एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरी जाद की हत्या कर दी गई और इन घटनाओं के अंदर में ईरान के द्वारा यह कहा गया कि इसमें विदेशी संस्थाओं का हाथ हो सकता है। अब ऐसे में निश्चित रूप से ईरान के अंदर में प्रतिक्रिया तो होनी थी और रूढ़िवादियों के एक दल ने यह प्रस्ताव दिया कि अब हम परमाणु बम बनाएंगे और
आवश्यक यूरेनियम का 20% तक संवर्धन करेंगे। अब निश्चित रूप से यह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन था, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि यह एक प्रतिक्रिया थी ईरान के द्वारा। अब अमेरिका में सरकार बदल चुकी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान अमेरिकी सरकार ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाना चाहती है। इसमें E3 देश, अब स्टूडेंट्स आप इन टर्म्स को याद रखेंगे, E3 देश तो कौन है? जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस और यूरोपियन यूनियन। अब ये लोग जो है ईरान को कुछ राहत दे सकते हैं, व्यापार आदान प्रदान और राहत उपकरण, इसके माध्यम से अगर ईरान को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर दी जाए तो सकारात्मक संदेश दिया जा सकता है। अब लेखक यहाँ पर ब्रुसेल्स की भूमिका की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, जिसकी बात मैंने आपसे आरंभ में की थी। इसके अतिरिक्त अल उला शिखर सम्मेलन, अल उला सऊदी अरब में जगह है और इस शिखर सम्मेलन के बाद कतर और कुवैत के ऊपर जो प्रतिबंध आरोपित किए गए थे उनको हटाया गया है। तो निश्चित रूप से अब मध्य पूर्व की राजनीति में कतर और कुवैत भी सक्रिय हो जाएंगे। तो ऐसे में इनकी मदद से यमन समस्या और ईरान का जो विवाद है इसमें यूरोपियन यूनियन जो है सहयोग प्राप्त कर सकता है। अब हम जरा बात करते हैं भारत के हितों की। प्राकृतिक तेल के लिए एक तो हम निर्भर करते हैं आयात के ऊपर में, और निश्चित रूप से ईरान के साथ में हम जो है काफी प्राकृतिक तेल वहां से आयात करते हैं। इसके अतिरिक्त चाबर बंदरगाह, जिसकी चर्चा मैंने मानचित्र के समय अभी आपसे की थी, और अगर ऐसे में यहां अशांति होती है तो भारत के हितों को नकारात्मक रूप से नुकसान जो है हो सकता है। भारत के अफगानिस्तान में शांति प्रयासों में ईरान का सहयोग है, और अगर ईरान में ही अस्थिरता हो जाएगी तो निश्चित रूप से फिर भारत के जो अफगानिस्तान में शांति प्रयास हैं उनमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा स्टूडेंट्स, कि अफगानिस्तान जो है ये मध्य एशिया के अंदर में शांति का रास्ता इसी देश से निकलता है। अगर अफगानिस्तान में एक स्थिर लोकतांत्रिक सरकार है तो निश्चित रूप से वहां पर जो उग्रवादी गतिविधियां होती हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उन पर एक किस्म की लगाम लग जाती है। और भारत के लिए भी अफगानिस्तान में शांति बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का जो हमारा क्षेत्र है, वहां पर शांति के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय अपने सगे संबंधियों को प्रतिवर्ष, एक अनुमान है ये, कि लगभग 40 अरब डॉलर के मुद्रा रेमिटेंस के रूप में भेजते हैं। ये जो विदेशों से जो मुद्रा आती है भारत के अंदर में, इसको हम रेमिटेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो निश्चित रूप से भारत के आर्थिक हित भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब अगर हम आगे की राह की बात करें तो वह क्या हो सकती है? ये सत्य है कि ईरान पर से सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को तुरंत नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन यदि ईरानी राजनीतिक नेताओं पर से अमेरिका कुछ प्रतिबंधों को हटाता है तो यह एक किस्म का सकारात्मक संदेश होगा। इसके साथ में यूरोपियन और अमेरिकी लोगों को ईरान में जो बंदी बनाकर रखा गया है, अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो यह ईरान की तरफ से एक अच्छा कदम होगा। ब्रुसेल्स लंबे समय से विश्व में शांति के क्षेत्र में एक गंभीर भूमिका निभाना चाहता था, और निश्चित रूप से अब उसके पास भी एक अवसर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लगातार एक संस्था की बात हो रही थी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। जरा इसको देख लेते हैं। इस संस्था को 1957 में शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है वह है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, इसको बढ़ावा देना और सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का प्रयास करना। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है ये। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला समाचार पेज नंबर 6 से है। GS2IR के साथ में ही इसका संबंध भी है। कोल्ड कंफर्ट, पाकिस्तान अवॉइडेड द ब्लैक लिस्ट बट इट शुड एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेरर। आइए देखते हैं जरा इसको। पेरिस स्थित 39 सदस्यीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी के तहत ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान का प्रयास था कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए, और संस्था के द्वारा यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान है उसे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरे करने के लिए 3 महीने का समय है। आइए देखते हैं यहां पर FATF के बारे में। स्टूडेंट्स, दरअसल इसी संस्था के इर्द गिर्द आपको सब कुछ आगे देखना है, तो पहले इस संस्था को देख लेते हैं, कार्य क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। FATF की जो स्थापना है वो 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी, G7 देशों की पहल पर। FATF का जो उद्देश्य है वो मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन जैसे आतंकवादी वित्त पोषण,
इन खतरों से निपटना है और इन खतरों से निपटने के लिए जो रणनीतियां हैं उनको बढ़ावा देना है। अब यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी दो सूचियां हैं, एक ग्रे लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है। अब ग्रे लिस्ट में क्या है कि अगर कोई देश निगरानी सूची में आ गया तो निश्चित रूप से जो उसको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उस पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और कोई भी वित्तीय सहायता उसको देने के पहले वहां पर कड़ी जांच की जाती है। अगर हम लोग आगे देखें ब्लैक लिस्ट, तो फिर ऐसे में जिस देश को इस लिस्ट में रखा जाता है उसकी वित्तीय सहायता पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाते हैं। ध्यान रखेंगे, भारत 2010 से FATF का सदस्य है। अब जरा आप लोग देखिए, यहां पर उल्लेखनीय है कि 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन जून 2018 में पाकिस्तान को पुनः फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिस्ट में रख दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर कार्यवाही करने के लिए एक सूची सौंपी गई थी। अब यहीं पर आपके लिए काम की बात है, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी 3 बिंदु ऐसे हैं जिन पर अभी आंशिक रूप से कार्य हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान को यहां पर अभी ग्रे लिस्ट से हटाया नहीं गया है और अगर इन बिंदुओं पर कार्य नहीं होगा तो फिर ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा भी है। विशेष रूप से यहां पर कहा गया है कि आतंक के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने में पाकिस्तान असफल रहा है, जिसमें उसे बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। अब यहां पर पाकिस्तान की छटपटाहट भी आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के एक मंत्री के अनुसार पाकिस्तान को ग्रे सूची में होने की वजह से पिछले कुछ सालों में $38 बिलियन का नुकसान हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है और उसे जून 2021 तक का समय दिया गया है, जब इस मुद्दे पर पुनः मतदान किया जाएगा। अब इसमें आगे की राह क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्तमान निर्णय तब आया है जब भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर संघर्ष विराम, ध्यान रखेंगे, संघर्ष विराम समझौते का मीडिया के सामने खुलासा किया है और यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान इसका सख्ती से पालन करेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। तो ऐसे में विशेषज्ञों का यह मानना है कि हो सकता है कि 2016 में जो घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं के बाद भारत और पाकिस्तान अपने रिश्तों को एक सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अगला आलेख है अ लोन वेवर रेन एंड स्टेट फिस्कल कैपेसिटी ड्रॉट। वास्तव में ये जो आलेख है ये भारत की चुनावी राजनीति और जो आर्थिक नीतियां हैं उनके बीच में एक किस्म के विरोधाभास को दिखाता है। आइए देखते हैं इसका संबंध जो है, पहले जोड़ देते हैं हम लोग, GS3 के इकोनॉमी खंड के साथ में है। आगे आ जाइए। राज्यों में अक्सर लोन से राहत देने को एक चुनावी प्रचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि राज्य की राजकोषीय स्थिति कैसी है। लेखक के द्वारा वर्तमान समस्या को तमिलनाडु के संदर्भ में बताया जा रहा है, लेकिन इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि कई सारे राज्यों में चुनाव होने हैं और यह समस्या किसी एक राज्य की नहीं है। तमिलनाडु यहां पर महज एक उदाहरण है। आइए देखते हैं यहां पर क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं परीक्षा के अनुसार। ध्यान रखेंगे कि चुनावी राजनीति में लोक लुभावन वादे राजकोषीय स्थिति को ध्यान में रखे बिना किए जाते हैं। तमिलनाडु में एक राजनीतिक दल के द्वारा कहा गया है कि यदि वह 2021 में सत्ता में आते हैं तो शैक्षणिक ऋण और सहकारी समितियों के द्वारा जो है स्वयं सहायता समूहों के जो ऋण हैं उनको वो माफ कर देंगे। अब लेखक कहते हैं कि अक्सर यह देखा गया है कि राज्यों के बजट में सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कोई विशेष बजटीय समर्थन नहीं दिया जाता है, जबकि सार्वजनिक उपक्रम जनसाधारण की उपयोगिताओं को बढ़ाते हैं। लेखक यहां पर कहते हैं कि सब्सिडी विशेष रूप से राजस्व व्यय में वृद्धि करती है और हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि राजस्व व्यय जो है उनसे किसी प्रकार की पूंजी का निर्माण नहीं होता है। राजस्व व्यय को शून्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक राजस्व व्यय को कम करने के प्रयास करने चाहिए, जबकि राज्यों का राजस्व घाटा देखा गया है कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब लेखक कहते हैं कि ऐसे में राज्यों की केंद्र के धन पर निर्भरता अधिक बढ़ जाती है और राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे का अनुपात भी बढ़ जाता है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। लेखक कहते हैं यहां पर राजस्व में वृद्धि के लिए एक नियम आधारित राजकोषीय नीति होनी चाहिए, लेकिन यह एक दीर्घकालिक समाधान है। और राजनीति की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो
आर्थिक मामलों को तात्कालिक समाधान के रूप में जो है इस्तेमाल करने का प्रयास करती है, और ऐसे में एक किस्म का विरोधाभास पैदा हो जाता है। लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों का विकास करना चाहिए, उनकी स्थिति पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम सरकार के संसाधनों को बढ़ाते हैं। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखने का जरूरत है कि वर्तमान महामारी में सार्वजनिक उपक्रमों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने पड़े हैं। ऐसे में सार्वजनिक उपक्रमों के लिए बजटीय आवंटन किए जाने की आवश्यकता है और उनकी लाभप्रदता को बढ़ाकर सरकार अपने राजस्व संसाधनों को बढ़ा सकती है। ऐसे में राजनीति से जुड़े हुए लोगों को राजकोषीय समेकन को ध्यान में रखकर आगे चलना होगा, तभी हम राजनीति और जो आर्थिक नीतियां हैं इनमें एक संतुलन स्थापित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और वर्तमान जो आलेख हमारे सामने है इसका संबंध है GS2 के खंड पॉलिटी के साथ में, और हालिया संदर्भों में इसको जोड़कर देखेंगे हम लोग। मास्टर एंड द रोस्टर, द कॉलेजियम सिस्टम हैज फेल्ड टू कीप एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एट बे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की किसी भी देश की प्रगति में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेखक कहते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था न्यायपालिका में अपेक्षित सुधार लाने में बहुत सफल नहीं दिखती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था है क्या। मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया का संविधान में वर्णन नहीं है और यह भारत में एक किस्म का न्यायिक नवाचार है। 1970 के दशक में जब कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका के अंदर में हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया तो धीरे धीरे न्यायपालिका के द्वारा इस व्यवस्था का विकास हुआ। अब ये व्यवस्था करती क्या है? देश की अदालतों में जजों की जो नियुक्ति की प्रणाली है वो कॉलेजियम व्यवस्था से संबंधित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक वरिष्ठ जजों की समिति होती है जो कि जजों की नियुक्ति, उनके स्थानांतरण के संदर्भ में फैसले करती है। अब यहीं पर जुड़ा हुआ एक मुद्दा है मास्टर ऑफ द रोस्टर, और मास्टर ऑफ द रोस्टर की चर्चा यहां पर कैसे जुड़ी कॉलेजियम के साथ में? दरअसल एक केस आया था, शांति भूषण केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर व्यवस्था जो है वो कॉलेजियम से जुड़ी हुई व्यवस्था है। तो आप जरा देखिए कि मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या है। यह मुख्य न्यायाधीश के उस विशेषाधिकार को, जरा ध्यान देंगे, विशेषाधिकार है, को संदर्भित करता है जिसके तहत वह मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठों का गठन करता है। स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है ये आपके लिए। आगे मैं इन्हीं को जोड़ के बड़ी सारी बातें बताने वाला हूं आपको। आ जाइए आगे। सर्वोच्च अदालत में प्रशासन के संबंध में मुख्य न्यायाधीश को, ध्यान रखेंगे प्रशासन के संबंध में एक एक वर्ड यहां महत्वपूर्ण है कि अगर कोई न्यायाधीश फैसले सुनाता है, सुनवाई करता है तो उसमें सब बराबर हैं, लेकिन जब प्रशासन की बात आती है तो फिर वहां पर मुख्य न्यायाधीश समकक्षों में प्रथम है, मतलब कि वो विशेष हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, पॉलिटी से जुड़े हुए मुद्दे देखने में आसान लगते हैं लेकिन एक एक शब्द तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इन तकनीकी शब्दों के अर्थ ना जानने की वजह से कई बार स्टूडेंट्स जो है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पॉलिटी में खराब प्रदर्शन करके चले आते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती नहीं करनी आपने। आगे आ जाइए। अशोक पांडे बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय वाद 2018 में 3 जजों की पीठ ने कहा था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की विशेष शक्ति है। आगे चलते हैं। अब यहां पर जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, इनको जरा आप देखिए। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों रंजन गोगोई और दीपक मिश्रा से जुड़े विवादों ने सर्वोच्च न्यायालय की इस व्यवस्था, मतलब कौन सी, मास्टर ऑफ द रोस्टर भी यहां पर जुड़ा हुआ है और यहां पर जुड़ा हुआ है कॉलेजियम, दोनों, इनकी पारदर्शिता की कमी का जो है आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। जरा देखिएगा दोनों समस्याएं क्या थी। दीपक मिश्रा सर के ऊपर में उनके तत्कालीन साथियों ने यह कहा था कि वो जो महत्वपूर्ण जो मामले हैं वो अपने पास रख रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका में सब कुछ ठीक नहीं है। और विशेष बात यहां पर यह थी कि रंजन गोगोई सर भी इन विरोध करने वालों में शामिल थे। अब रंजन गोगोई सर से जुड़ा हुआ मसला क्या था? रंजन गोगोई सर के ऊपर में एक महिला के द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे और इसके ऊपर में
स्वतः संज्ञान लिया गया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, रंजन गोगोई सर उसमें स्वयं शामिल थे। तो अब विशेषज्ञों ने यह कहा कि जब मामला स्वयं आपके विरुद्ध में है और उसकी सुनवाई हो रही है तो नैतिकता के आधार पर आपको उसमें नहीं होना चाहिए। और इसी आधार पर कई सारे जो न्यायिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने यह कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था को लाया गया था न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं हमारी उनको पारदर्शी बनाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उसमें सफल नहीं हुई। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के एक कथन को आपको बताना चाहूंगा, जहां पर संविधान सभा में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश भी एक व्यक्ति है और व्यक्ति के रूप में उसमें जो कमियां हो सकती हैं वो सब होंगी। तो ऐसे में यहां पर रोक और संतुलन का सिद्धांत होना चाहिए जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को जवाबदेह बनाएगा, खासतौर पर मास्टर ऑफ द रोस्टर, जब वो मामलों का आवंटन करेंगे उन मुद्दों पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लेखक यहाँ पर अमेरिका और इंग्लैंड का उदाहरण देते हैं। जैसे बताता हुआ चलूं मैं आपको कि अमेरिका में सिंगल बेंच है, सारे जज एक साथ बैठते हैं, तो निश्चित रूप से मामलों का आवंटन का कोई मुद्दा है ही नहीं वहां पर। इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश के पास सीमित अधिकार है। तो अब यहां पर लेखक कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को दो अन्य महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों से सीख लेते हुए मास्टर ऑफ द रोस्टर की इस व्यवस्था में अपेक्षित सुधार करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चाइनीज में हैव टारगेटेड पावर सिस्टम्स पोर्ट्स सेज यूएस फर्म। GS3 के साथ में साइंस एंड टेक से इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। घटनाक्रम का आरंभ होता है 12/10/2020 को, जब मुंबई में बिजली की आपूर्ति अचानक ठप हो गई थी और यही वो समय था जब भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद चरम पर था। एक अमेरिकी साइबर संस्था का कहना है कि हो सकता है कि चीन ने भारत की बिजली आपूर्ति संस्थाओं में मैलवेयर के द्वारा यह गड़बड़ी पैदा की हो। हालांकि चीन ने जो है इस रिपोर्ट का विरोध किया है। आइए देखते हैं मैलवेयर क्या होते हैं। किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का यह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है। आगे चलते हैं। भारत के अंदर में राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर और विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जैसी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संस्थाएं हैं। इनको मजबूत करने की आवश्यकता है, इनके बीच समन्वय को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के एक उच्च अवस्था में चल रहा है। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जो डिजिटल इकोनॉमी है उससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। और निश्चित रूप से भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे हमारा पूरा शेयर बाजार हो, चाहे हमारे परमाणु संयंत्र हो, चाहे मेट्रो प्रणाली हो, चाहे हमारी बिजली प्रणाली हो। तो ऐसे में हमें अपनी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है, उसमें शोध और नवाचारों को बढ़ाने की आवश्यकता है। और यह भी यहां पर ध्यान रखने योग्य है कि चीन ने साइबर क्षेत्र में बहुत अधिक विकास किया है, तो निश्चित रूप से हमें इस खतरे को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समाचार देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस समाचार का संबंध पेज 3 GS प्रीलिम्स के साथ में है। आइए देखते हैं। अलाउ अस टू रिज्यूम माइनिंग इन अरावली हिल्स, हरियाणा टेल्स सुप्रीम कोर्ट। महात्मा गांधी का एक कथन याद आता है कि यह धरती मनुष्य की जरूरतों को जरूर पूर्ण कर सकती है लेकिन लालच को नहीं। अरावली के संसाधनों का इतना अधिक दोहन किया जा चुका है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों की जैव विविधता बड़े पैमाने पर खतरे में पड़ चुकी है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण अब पश्चिमी राजस्थान से होता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक के क्षेत्रों पर दस्तक दे रहा है। इसके अतिरिक्त अरावली का जो दोहन किया जा रहा है, जो वहां खनन गतिविधियां की जा रही हैं, उनकी वजह से दिल्ली, जो कि वैसे ही खतरनाक रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्र है,
वहां पर भूकंप आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। स्टूडेंट्स, ये सब चेतावनियां हैं जो कि पर्यावरण विशेषज्ञों के द्वारा दी गई हैं और कई शोध पत्रों में इनके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन शायद हम इस इंतजार में रहते हैं कि कोई अनहोनी घट जाएगी तब हम कुछ करेंगे, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर में केदारनाथ का मामला हो, चाहे वो हालिया दुर्घटना हो। हमें या आपदाओं के संदर्भ में पहले से ही बचाव की रणनीति को आगे लेकर के चलना पड़ेगा। आइए देखते हैं जरा अरावली के महत्व को। ध्यान रखिएगा, अरावली एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। गुरु शिखर जो है इसका सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी है। मुख्य रूप से गुजरात से लेकर के जो दिल्ली तक का जो क्षेत्र है, राजस्थान होते हुए ये फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला का जो अधिकांश विस्तार है वो राजस्थान के अंदर में है। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग मानचित्र से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अरावली की वजह से यहां पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वह इन क्षेत्रों की तरफ नहीं आ पाता है। और अगर अरावली के अंदर में खनन गतिविधियां होंगी तो यहां पर मरुस्थलीकरण निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है। आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु मैंने सारे बता दिए। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 से एक न्यूज है आप लोगों के लिए। नेतान्याहू ब्लेम्स ईरान फॉर शिप अटैक। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा है कि हालिया दिनों में उनके जहाज के ऊपर में एक जो मिसाइल के द्वारा हमला हुआ, यह ईरान के द्वारा किया गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सत्र के आरंभ में ही मैंने आप लोगों के साथ ईरान से संबंधित कई सारे मुद्दों पर चर्चा कर दी थी, तो उन्हीं सब मुद्दों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और हॉर्मुज जल डमरू मध्य का जो मुद्दा मैंने आपको बताया था उसको यहां पर आप जोड़ लेंगे, प्रीलिम्स के लिए वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम लोग यहां से आगे बढ़ जाएंगे। अब जरा हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं जिनका संबंध प्रारंभिक परीक्षा के साथ में है। इनका उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पश्चिम भारत की एक पर्वत श्रृंखला है जो दिल्ली से शुरू होती है और दक्षिणी हरियाणा तथा राजस्थान से होते हुए गुजरात में समाप्त होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन योजना की प्रकृति अनिवार्य है। विकल्प 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सदस्यों को चुनाव से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। लेम डक सत्र का आयोजन नए सदस्यों के चुनाव के बाद लेकिन इनके पदारूढ़ होने से पहले किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हॉर्मुज जल डमरू मध्य चैनल जोड़ता है। बड़ा आसान सा प्रश्न हो गया, अभी बता के आ रहा हूं मैं आपको। अदन की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, फारस की खाड़ी को अदन की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी को अकाबा की खाड़ी से। जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज का प्रश्न है, वैश्विक अवसंरचना सुविधा है या है। देखिए, एशिया में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण द्वारा वित्त पोषित आसियान की एक पहल। विश्व बैंक का सहयोग जो निजी क्षेत्र और संस्थागत निवेशक पूंजी को जुटाने में सक्षम बनाने के लिए जटिल बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक निजी भागीदारी की तैयारी और संरचना की सुविधा प्रदान करता है। ओईसीडी के साथ काम करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों के बीच सहयोग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सेट के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें निजी निवेश को जुटाने की क्षमता है। अंकटाड वित्त पोषित पहल है जो विश्व में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त और सुविधा की मांग करती है। मैं आशा करता हूं आपने इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे।
अब जरा आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। ईरान और अमेरिका के शांतिपूर्ण संबंध मध्य पूर्व और भारत के सामरिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, विश्लेषण कीजिए। आइए देखते हैं उत्तर की रूपरेखा। सबसे पहले आप लोग ईरान का जो यहां पर महत्व है उसको स्थापित करेंगे, फिर भू राजनीति यहां पर जो जुड़ी हुई है उसको आप बताएंगे। इसके अलावा जो यहां पर दुनिया के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं और भारत की बात भी यहां पर की गई है, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो निश्चित रूप से भारत के संदर्भों को भी आप यहां पर लेते हुए आगे बढ़ेंगे और वैश्विक रक्षा के मुद्दों को जोड़ करके दोनों पक्षों को संतुलित रुख अपनाने की जरूरत है। इस संदर्भ में आप इसका निष्कर्ष कर देंगे। आगे आते हैं, न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहने के लिए जरूरी है कि उसमें पारदर्शिता बनी रहे, व्याख्या कीजिए। आ जाइए इसकी भूमिका देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप न्यायपालिका का महत्व बता देंगे, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आप बता देंगे, फिर अभी जिन विषयों को लेकर के बहस चल रही है उन विषयों को आप बता दीजिए। मास्टर ऑफ रोस्टर और कॉलेजियम व्यवस्था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिका में क्या व्यवस्था है और ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है, उसका उदाहरण आप दे दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका उत्तर का जो मुख्य भाग है वो संतुलित हो जाएगा। और इसके बाद एक संतुलित जो है, देखिए निष्कर्ष जो होता है वो हमेशा एक संतुलित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। यह बात ध्यान रखेंगे। खास तौर पर यहां पर जो शब्द है व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए, तो यहां पर जो निष्कर्ष आता है स्टूडेंट्स वो संतुलित आना चाहिए। जब आपसे मुख्य रूप से आलोचना ही पूछेगा तब वहां पर ठीक है, थोड़ा सा वहां पर नकारात्मक बिंदु हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आप प्रयास करेंगे कि कुछ रचनात्मक समाधान आप बता दें, तो इससे परीक्षक के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं हमारी टीम के द्वारा किए जा रहे प्रयास आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर कीजिए, इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारे सूचनाएं मिल जाएंगी। बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे, सारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पर। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।